की जो जेनजी है शायद ये कभी अपने लाइफ टाइम में कोई घर ले भी पाए। सो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आप क्या बोलेंगे? इस जेन जी की अगर हम बात करते हैं, मुझे लगता है इनको इसी एज में एंटर करना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। ये एज में अगर वो सोचेंगे तो शायद वो रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर पाएंगे। प्लस जो उनकी सेविंग्स है वो डे 1 से होना शुरू हो गए। कई बैंक्स ने अपना सिबिल के अकॉर्डिंगली आपका ROI भी तय कर दिया, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपका ये ROI होना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में मार्केट हमेशा मंदी रहती थी, लेकिन इस समय हम जो मार्केट देख रहे हैं बीजेपी के टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ ली, और ऐसी ही शायद ग्रोथ हमने अभी तक देखी नहीं थी रियल एस्टेट में। 2017 के अंदर जब रेरा इफेक्ट में आया, सो वहां पर जाके आप उस बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री पेपर, उनके लेआउट्स, वो क्या क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, कितना वो बेच चुके हैं। आज की डेट में तो रियल एस्टेट एजेंट्स भी रेरा सर्टिफाइड है, तो आप ऑनलाइन जाके भी सर्च कर सकते। कोई भी अगर आपको लगता है उसने आपको मिसगाइड करा है, आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। हेलो मनीष जी, वेलकम टू दिल दिमाग एंड मनी। थैंक यू चारू जी, आपने अपने शो पर बुलाया। Yeah, thank you so much for being here. So, if I may introduce you, Manish ji is a real estate expert, advisor, a consultant, and he Right. has a lot of in-depth knowledge about this sector. So, without wasting your valuable time, I'll just jump in straight and decode some real estate fundas with you today. Exactly, ma'am. Right. Please. So, just tell us a little bit about yourself, Manish ji. How did you enter this particular field? I started my career in banking industries. Okay. So I worked with NBFC company, India Bulls. उसके बाद I did my MBA from marketing and finance from IP University. Then after I came into the real estate in the year of 2013. So 2013 से like I'm into real estate. So I started as a freelancer in real estate arena. So वहाँ पर I learned a lot. As you all know, when you start your career as a freelancer, so you have to be very cautious about what are you learning from others. Is it right or wrong? So you are not basically working with some companies जहाँ पर they are telling you how to work, what is the problem with this industries. So you have to learn by yourself कि आप क्या ठीक करें, क्या गलत करें, customers हैं, clients हैं, उन सब की परेशानियाँ हैं. So वहीं से I started my career. So उसके बाद 3 साल फ्रीलांसिंग करने के बाद आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। सो तब से रियल एस्टेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली यू नो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मेरे को एक जहन में आया कि रियल एस्टेट इन इंडिया इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एन इमोशन, राइट? ट्रेडिशनली अगर हम देखें, हमारा एक रियल एस्टेट से बहुत करीबी नाता है। Right. अपना घर होना इज़ एक सुकून देता है हमको, राइट? और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रतीक भी है। सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन व्हाट आर योर व्यूज़ कि थोड़ा पहले आपने क्या चेंजेस देखे हैं इस सेक्टर में और आज की डेट में हम कहाँ हैं? जी चारू जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि जो एक रियल एस्टेट है, यानी कि जो प्रॉपर्टी की अगर हम कभी भी बात करते हैं तो जहन में एक बात आती है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक अपना घर। सो कोई भी गवर्नमेंट आई हो इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा फंडामेंटल यही रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान। सो ये प्रायोरिटीज़ हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इन्वेस्टर्स की। अगर हम सेल्फ मतलब एंड यूज़र की भी बात करते हैं तो एक प्रायोरिटी है अपना घर होना। और अगर इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। सो एक हाउसिंग का शॉर्टेज होना, प्लस उसके बाद माइंड में एक सेंटीमेंट्स का होना कि अपना घर होना चाहिए। डेफिनेटली व्हेन यू ग्रो अप यू लुक फॉर ए बिगर हाउसेस, यू लुक फॉर ए बेटर हाउसेस। अर्बनाइजेशंस हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर हो रहा है। सो एक सेंटीमेंट्स डेफिनेटली इसके साथ एसोसिएटेड है। शादी की आपने बात करी तो लोग बाग देखते हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, क्या आप कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो अगर हम एज अ यूज़र डिफ़ाइन करें सेगमेंट को, या तो हम सेल्फ यूज़ के लिए घर लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, नहीं तो एज एन इन्वेस्टर लेते हैं जी। सो अगर अब मैं एक फ़र्स्ट टाइम बायर की बात करूं, जो आजकल की मार्केट ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट टाइम बायर व्हाट विल बी योर एडवाइस? देखिए, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बेसिकली पहली प्रॉपर्टी करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। बिकॉज क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो वो एक बिल्कुल मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपनी लाइफ में पहली बार कोई इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं जहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी को बाय करने वाले, क्योंकि जो वैल्यू है मतलब ये जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो आप
सारा इफ एंड बट देखते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हो कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर दूंगा उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले। पास्ट के कई सारे जो नोन्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस को वो चेक करते हैं कि आपने कहाँ लिया, आपने क्या लिया, फिर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी ली थी। तो बहुत सारे फियर फैक्टर्स होते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन गैदर ना कर पाना इज़ द बिगेस्ट फियर किसी भी एक न्यू कमर्स की अगर हम बात करें तो। आज की डेट में वैसे कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, लोग बाग जाते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर जो होते हैं, वो सबसे पहले जाके गूगल पे ऑनलाइन जाके रिसर्चेस करते हैं, दे लुक आउट द वीडियोज़, डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर होने वाला है, प्लस उनकी क्या यूटिलिटी, मतलब कहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, क्या उनको एरिया डिपेंड करने वाला है। तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, और रिपुटेशन ऑफ बिल्डर या सेलर वो भी देखते हैं कि जो मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ क्या वो प्रॉपर्टी मेरे फ्यूचर के लिए या मेरी सिक्योरिटी जो है सिक्योर है वो प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो वो यही चेक करना चाहता है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए फर्स्ट बायर उसको ज़रूर देखता है जी। बिकॉज आजकल यही देख रहे हो कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पोर्टल्स हैं, इतने कोल्ड कॉलिंग भी, मतलब आए दिन मेरे को जो प्रॉपर्टी बेचने वालों के फ़ोन कॉल ज़्यादा आते हैं जो रिकॉर्डेड वॉइसेस होती हैं, सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। लेकिन जब आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बजट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, और जो भी टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इन अ बिल्डर बायर एग्रीमेंट, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, मतलब देयर इज़ अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और कई बार आपके पास इतना टाइम नहीं भी होता कि आप ये सारी चीज़ें का टोटली इनको एनालाइज करें, फिर उसका निष्कर्ष निकालें। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर काफ़ी कंफर्मेशन बायस भी होता है। भी आपके किसी जानकार ने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, उनको वो प्रॉपर्टी अच्छी लगी, तो हम वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको हम एज अ रियल हार्ड डेटा पॉइंट लेकर उसी पे चलना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। अपनी जो ड्यू डिलिजेंस होती है, जो एज अ फर्स्ट टाइम बायर या रेंट भी करना है या एज एन इन्वेस्टर लेना है, जो एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, जिस पे काफ़ी टाइम बिताना चाहिए, समहाउ वो हम इतना नहीं करते हैं और बाद में हमें ये चीज़ें जो हैं काफ़ी परेशान करती हैं। सो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ लाइक अ चेकलिस्ट कि ब्रॉडली आप इन पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए? एब्सोल्युटली चारू जी, जैसे अगर हम बात करते हैं जो चेकलिस्ट की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता। राइट। हमने जो देखा, जो हमने खुद से समझा, हम उसको मान लेते हैं। मार्केट में कई सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, दे जस्ट वांट टू सेल यू एनीथिंग। वो आपको सिर्फ बेचना चाहते हैं, नथिंग एल्स। सो क्या आपके लिए राइट होने वाला है, क्या रॉन्ग होने वाला है, क्या फैक्ट्स वो आपको उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर हम वो एक चेकलिस्ट की बात करते हैं तो 2016 से अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर कोई मतलब ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं हुआ करती थी रियल एस्टेट के लिए जिसमें हमें कोई चेकलिस्ट या फिर कुछ ऐसी मेथोलॉजी हमें पता लगे कि इस बिल्डर्स का क्रेडिबिलिटी की बात करें, इस बिल्डर्स का पास्ट एक्सपीरियंस या प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या करने वाले, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं क्रिएट नहीं हो पाती थी। सो रेरा जब इफेक्ट में आया 2017 के अंदर, जब रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ सारी पूरी इंडिया में, तो वो कुछ रेरा की वेबसाइट पे जाके हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें आप बिल्डर्स के बारे में पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। ये मैं बेसिकली आपको जो प्राइमरी जो मार्केट है उसके बारे में बता रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट के भी बारे में इसके बारे में बताऊंगा। सो वहाँ पर जाके आप उस बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री पेपर्स यानी कि लैंड के पेपर्स, उनका प्रोजेक्शंस, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, उनके लेआउट्स, वो क्या क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, एंड इनफैक्ट अगर वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है यानी कि अंडर डेवलपमेंट है तो वहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि कितना प्रॉपर्टी उनका बचा हुआ है, कितना वो बेच चुके हैं। तो वो सारी मार्केटिंग, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेरा की वेबसाइट पे, दैट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चेक एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, एवरीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। सो ये बहुत बढ़िया रिफॉर्म आया है इंडिया में रियल एस्टेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाती हैं। नो दैट इज़ ग्रेट बिकॉज आई रिमेंबर एक मूवी आई थी पहले, खोसला का घोंसला, और हमने काफ़ी सबने देखी हुई है मूवी। और एक ऐसा टाइम था कि आए दिन आपको कुछ साल पहले जब ये बूम अभी स्टार्ट ही हुआ था, इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ गए थे मार्केट में, इतने ज़्यादा बिल्डर्स आ गए थे
कि एवरी डे कोई ना कोई हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता था कि भाई इस फलाने बिल्डर ने डिफ़ॉल्ट किया है, और बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी जमा पूंजी इस सेक्टर में निवेश करता है, एक तो उसको इकट्ठा करना, सेविंग्स जोड़ना, फिर एक अपना सपना होता है कि मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में लगाया है तो किसी दिन मेरे को यहाँ पर अपनी जगह मिलेगी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ ना हो पाना, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना, और वहाँ पे भी आपको रिलीफ ना मिलना, तो वी हैव सीन कि उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर कॉन्फिडेंस इरोड भी हुआ है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए तो मैं खासकर ये बात बोलूँगा कि कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट के अंदर करना चाह रहे हैं, तो रेरा के अंदर आप ज़रूर जाएं। रेरा को आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ईजी हो गया, और हर प्रोजेक्ट का एक रेरा नंबर है। सो वो रेरा नंबर डाल के यू कैन चेक देयर प्रॉपर्टी कितना बना रहे हैं, क्या स्टेज है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया या सबसे बेहतर बात है, जैसे आपने बताया कि लोगों के जो कॉन्फिडेंस थे वो कहीं ना कहीं लूज़ हुए बिफोर रेरा, या रेरा से पिछले समय की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर इश्यूज़ क्या थे डेवलपर्स के साथ। डेवलपर्स को लगता था कि मैंने एक प्रॉपर्टी अपनी स्टार्ट करी, वहाँ पे प्रॉपर्टी बेची, उस प्रोजेक्ट को अभी मैंने बनाया भी नहीं, या इनफैक्ट डेवलप करना भी शुरू नहीं करा, और वो पैसे मैंने उठा के दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिए, जिसको मनी साइफरिंग बोलते। तो वो पैसे जब दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लगे, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के पैसे आए, फिर वो मैंने तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर वो पैसे लगा दिए, तो वो प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करने के लिए जो फंड आपने इकट्ठा किया था, कस्टमर से जो पैसे लिए थे, वो आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए नहीं। और जब वो पैसे नहीं लगे तो डेफिनेटली आप मार्केट पे हमेशा एक ग्रीन साइन नहीं देख सकते कि मार्केट हमेशा ही बेहतर रहने वाला है। सो आपकी इस पूरे के पूरे फ्लो में कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट अगर रुक जाता है तो वो सारी की सारी जो आपकी चेन है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्टेड हो जाती है। सो उसके बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया, नेगेटिविटी आई, डेवलपर्स ने अपना इधर उधर मतलब रन आउट करना शुरू कर दिया। वो कई सारे तो बिल्डर्स कंट्री छोड़ के भी भागे, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे वो रुक गए हैं। रुकने के बाद सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की इंटरवेंशन के बाद वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं शुरू हुए। तो कस्टमर को हमेशा से माइंड में ये ब्लॉक बना रहा कि ये प्रॉपर्टी कहीं फंस तो नहीं जाएगी, या पुराना जो एक्सपीरियंस था उनके नियर वन डियर वन के जो एक्सपीरियंस थे वो एक्सपीरियंस इतने बेटर हो गए, क्योंकि सेंटीमेंट्स, रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट सेंटीमेंट्स। सो अगर आपको पीछे से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं किसी भी आपके नोन की, तो आपको लगता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, किसी ने बोल दिया कि आपको ये प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे हो जाएगा, मार्केट डाउन है, तो यू फील्स लाइक दैट कि हाँ मार्केट डाउन है, अभी नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पास्ट में देखी थी। रेरा आया, ट्रांसपेरेंसी हुई, आपके प्रोजेक्ट के जो फंड्स हैं 70% उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो पैसे लगने हैं। सो विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो आप वो पैसे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लेके नहीं जा सकते हो। सो दैट मीन्स ये श्योरिटी हुई, ये ट्रांसपेरेंसी है कि प्रोजेक्ट के पैसे जिस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं वहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सो दैट उन्हें अब हमसे भी जब क्लाइंट की अगर बात होती है, सो वो किसी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछने से पहले हमसे पूछते हैं कि आप रेरा नंबर इसका बता दीजिए, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। क्योंकि इन्वेस्टर्स भी और फर्स्ट टाइम बायर्स भी वो स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो नॉलेज वो गेन कर रहे हैं कि अगर रेरा के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है तो मैं किसी कंसल्टेंट एजेंट से तो बाद में बात करूँ, रेदर मैं पहले रेरा के अंदर सारी चीज़ें चेक कर लूँ, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। और दूसरा ये भी है कि पिछले कुछ सालों के बाद एक जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो भी उभर के ऊपर आए हैं। तो अभी काफ़ी जो नेम्स हैं, लिस्टेड कंपनीज भी हैं, उससे भी कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये मार्केट में लेट्स से पिछले 20 या 30 साल से एक्टिव हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट्स टाइम्स पर अपने डिलीवर भी किए हैं, मैनेजमेंट भी अच्छी है, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर हम आजकल अफोर्डेबिलिटी की बात करें, राइट, तो ये भी सुनने में आता है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं या अब की जो जेन ज़ी है, शायद ये कभी अपने लाइफ टाइम में कोई घर ले भी पाएँ या ना ले पाएँ, क्योंकि जिस कदर से प्राइसेस इस मार्केट में शूट अप हो रहे हैं वो भी सुनने को मिलता है। फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी करोड़ की लॉन्च किया और 2 घंटों में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। तो दोनों पहलू हमें सामने आते हैं। आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि पिछले 1-2-3 सालों से हम ये लग्जरी हाउसिंग की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि 2 घंटे के अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने देखा है कि विद इन ए
डे, विद इन डे, सिंगल डे या 2 दिन के अंदर या विद इन आवर्स वो पूरी प्रॉपर्टी बिक गई। हाँ देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ा, जैसे मैंने रेरा इसको सबसे बड़ा एक फैक्टर मानता हूँ। और पोस्ट कोविड अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, पोस्ट कोविड ही ऐसा क्यों हुआ कि ये मार्केट में एकदम प्रॉपर्टी में जंप आया। सो उसके कई सारे फैक्टर्स थे। लाइक एक तो परचेजिंग पावर बढ़ना किसी भी कंज्यूमर की, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा अर्बनाइजेशन, लाइक बेहतर प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजीज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं हाउसिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर बना रहे हैं, क्लब हाउसेस बहुत लेविश क्लब हाउसेस बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके जो आउटर सर्कल में जितने भी सिटीज़ बन रही हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, क्योंकि जो भी नई डेवलपमेंट आ रही है वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो नई एम्यूनिटीज़ वहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली में हम देख रहे हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो और इनफैक्ट इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम ग्रोथ भी हो रही है। तो परचेजिंग पावर जब कंज्यूमर की बढ़ रही है और उनको वो लाइफस्टाइल दिख रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल दिख रहा है, वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ उसको मिल रही है, सो डेफिनेटली एवरीबडी इज़ गोइंग टूवर्ड्स लग्जरी हाउसिंग के लिए। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जो डिमांड अगर जैसे जनरेट हो रही है, सो वहाँ जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो डेवलपर्स थे, हमने नोएडा साइड में ये बहुत ज़्यादा देखा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ इंक्लाइन थे, जो डेवलपर्स बनाते थे, वो भी लग्जरी सेगमेंट के अंदर आ गया। अब उन्होंने भी 2000-3000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टीज़ बनाना शुरू कर दिया है। जो पहले 800 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट या 1400 स्क्वायर फीट में बनाते थे, अब वो 3000-3200 स्क्वायर फीट में कह रहे हैं, डिपेंडिंग कि उनको लगता है कि आने वाला जो मार्केट है लग्जरी मार्केट ही है। खैर नोएडा की अगर मैं बात करूँ, नोएडा गुड़गांव, मतलब गुड़गांव में तो काफ़ी समय से लग्जरी हाउसिंग चल रही है, लेकिन एक इसकी अगर पेस की हम बात करें तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो मार्केट थोड़ा सा डाउन थी गुड़गांव की भी। सो नोएडा की अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ, तो नोएडा में अभी तक लग्जरी हाउसिंग का सेगमेंट ही नहीं आया था। देयर वाज ओनली 1 or 2 बिल्डर्स जिन्होंने लग्जरी प्रॉपर्टीज निकाली हुई थी। तो अब पोस्ट कोविड हमने देखा कि कई सारे प्रोमिनेंट डेवलपर्स, कई सारे बड़े बिल्डर्स ने वहाँ पर लैंड परचेज करी एंड रेरा रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद दे स्टार्टेड, उसके अंदर जो कस्टमर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि दे वर बिग नेम्स लाइक यूनेम मैक्स, ठीक है, टाटा हाउसिंग्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये जब इन्होंने नोएडा के अंदर एंटर किया तो लोगों को लगा कि ठीक है, जो पुराने डेवलपर्स थे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उन्होंने देखा था लास्ट कैसे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को बनाया, कंप्लीट किया, कई सारे बिल्डर्स बना भी नहीं पाए थे। तो जब बिग नेम्स आए तो लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट्स ग्रोथ हुआ, पॉजिटिविटी आई मार्केट के अंदर और लग्जरी हाउसिंग हुई। और वहीं जब हम अफोर्डेबल की बात करते हैं तो देखिए, अब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मैं बात करूँ, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो अब अफोर्डेबिलिटी आपको वहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर एक तो लैंड के जो प्राइसेस है बहुत शूटअप हो गए हैं, सेकंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। लेकिन अगर हम माइग्रेशन देखें, बिकॉज ऑफ दिस रैपिड अर्बनाइजेशन, जॉब्स जो हैं वो सारी क्रिएट हो रही हैं बिग सिटीज़ में। आज के डेट में हम जो टॉप 7 सिटीज़ बोलते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, पूना, कोलकाता, ये सारी जो मार्केट्स हैं, मोस्टली जॉब्स यहाँ पर या इनके आसपास क्रिएट हो रही हैं। तो अगर किसी लेट्स से कोई मिडिल क्लास से है जिनको अपनी सेविंग्स करनी है, फिर उनको ये अपनी लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए क्या टियर 1 में कोई अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? देखिए, टियर 1 में सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है। बहुत, मतलब यू कैन से कि बहुत कम लैंड बची हुई है जिस पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। अब टियर 2 और टियर सिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रही है, कनेक्टिविटी शुरू कर रही है, बिजली या 24 घंटे कह रहे हैं बिजली अगर वहाँ पर मिल रही है, तो वहाँ पर भी रोजगार के नए नए अवसर डेवलप किए जा रहे हैं। और जब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रही है, तो अफोर्डेबिलिटी आपको वहीं आती है। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कई सारे से मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टार्ट करी हैं जो टायर 2 सिटीज़ के अंदर है। हम अलीगढ़ की बात करते हैं, अलीगढ़ के अंदर वहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। तो वहाँ के नियर बाई जो लोग बाग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो वहाँ पर जॉब्स के लिए इंक्लाइंड हो रही है और वहीं पर वो अपना हाउसिंग्स भी देख रहे हैं, चीज़ें भी देख। कनेक्टिविटी बात करें, दिल्ली से अब पहले लगते थे 6-6, 8-8 घंटे लगते थे, अब हार्डली 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम अलीगढ़ पहुँच जाते हैं। मेरठ की बात करें, मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया। सो मेरठ के आसपास भी ऐसी कई सारी डेवलपमेंट आनी शुरू हुई हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, बिजनेस क्रिएट कर रही हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, रेदर गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि बहुत हायर प्राइसेस हो गए हैं। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो, और जो अफोर्डेबिलिटी है अभी डेवलपर्स ला ही नहीं रहे अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें। गुड़गांव में तो इनफैक्ट देयर इज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स कि अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है डेवलपर को, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना ही है, सर्टेन परसेंटेज। सो वो अवेलेबल है। बट अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें, ब्रॉडर टर्म की बात करें, तो
तो अफोर्डेबिलिटी हमें कहीं देखने को मिलती नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो। What kind of advice will you want to give, for example, कि अगर कोई जैसे यंग लोग होते हैं राइट, अभी करियर शुरू किया है या 5-6 साल हो गए हैं, थोड़ी बहुत ही आपने सेविंग्स वगैरह भी करनी शुरू कर दी हैं, एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि अभी हम लाइफ में सेटल नहीं हुए हैं, राइट, हमें नहीं मालूम कि आज हम इस सिटी में हैं जॉब के लिए, कल कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब हम एक स्टेबल हो जाएंगे या कहीं सेटल होना चाहेंगे, तब हम वहाँ पर रियल एस्टेट या अपने घर में सोचें कि हमने कहीं पे लेना है। जी, दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है आजकल कि भाई क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, कि आप उस टाइम की या कब स्टेबल होगे, कब आप डिसाइड करोगे फाइनली मुझे यहाँ पे रहना है, आप वेट मत करो। जहाँ पर भी आपको लगता है आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ कीजिए। सो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? सी देखिए, जब यंगस्टर्स की हम बात करते हैं या फिर ऐसे ही जो करते हैं कि किसी की जॉब लगी और वो अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं जॉब्स के अंदर, सो मैंने मतलब अपने पूरे रियल एस्टेट टर्म में सबसे ज़्यादा ये देखा है कि हमारे पास जो इंक्वायरीज़ हैं वो यंगस्टर्स से है ही नहीं। ओके, यंगस्टर से नहीं है मीन्स लाइक हमारे पे जो भी जितनी इंक्वायरीज आती हैं और कॉल्स वगैरह आती हैं वो मोस्टली एक 35+ एज के जो लोग बाग हैं उनकी ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि जब यंगस्टर किसी की जॉब लगी है तो वो ही इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हिज लाइक कि मेरे को थोड़ा सा लाइफ इंजॉय करना है। अभी वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहे। हमारे लाइफस्टाइल के खर्चे भी बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल के खर्चे काइंड बढ़ ऑफ गए हैं। लाइफ हमें चाहिए। राइट। सो जब प्रॉपर्टी की बात आती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो गार्जियंस हैं, सो दे वांटेड हिम टू इन्वेस्ट इन समवेयर लाइक, तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं फैमिली की सबसे ज़्यादा होती है रेदर के उसको या उसके किसी फ्रेंड्स को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपस में या तो ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं होती, क्योंकि जैसे ना इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक उनको लगता है कि क्या एम आई कैपेबल टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट इनटू दिस। सो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक मतलब आप एडवाइस रहती है, घर वाले उनको बोलते हैं कि नहीं अब ये जितने पैसे आ रहे हैं इसकी सेविंग करनी है, सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट आप करो, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रहती हैं। सो मोस्टली आपने जो एज ग्रुप देखा है जो एक्टिव है फॉर रियल एस्टेट, दैट इज टिपिकली 35 onwards. And I think post 50 then people start focusing more on retirement planning. देखिए हाँ, 50 के बाद रिटायरमेंट तो प्लान कर, इनफैक्ट प्लान तो उनको 40 के बाद ही कर लेना चाहिए। 40 के बाद ही, क्योंकि मार्केट है बहुत तेज़ी से ग्रोथ ले लेती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है। जो लोग 3 साल पहले प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे थे वो प्रॉपर्टी आज 3 से 4 गुना महंगी हो गई है। सो जो लोग ये प्लान करते रह गए कि मैं आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ, तो उनके लिए वो प्रॉपर्टी 4 गुना महंगी हो गई। और हमने एक ये भी ट्रेंड देखा कि सेंटीमेंट्स किसी भी प्रॉपर्टीज़ के लिए, किसी भी मार्केट के लिए बहुत बड़ा साइन होता है। देखिए पोस्ट कोविड ही हम बात करेंगे, पोस्ट कोविड में सेंटीमेंट्स चेंज हुए लोगों के लिए, बिगर हाउसेस की डिमांड्स बढ़ी, परचेजिंग पावर लोगों ने अपनी बढ़ाई, अर्बनाइजेशन हमने देखा, मतलब गवर्नमेंट के भी ऐसे इनिशिएटिव्स थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा इनक्रेज कर रहे थे कि अपना घर खरीदो, मार्केट बढ़े, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट के साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, 28-29 ऐसी डायरेक्ट इंडस्ट्रीज है जो इससे एसोसिएटेड है, जो उससे बहुत इम्पैक्टेड रही थी। मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट का डाउन होने का मतलब है ओवरऑल हम मार्केट में मंदी देखते हैं। इनफैक्ट हम देख रहे थे कि हमारा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में मंदी होने के कारण हमेशा माइंड में ये रहता था कि मार्केट स्लो है, मार्केट डाउन है, मार्केट स्लो है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में एटलीस्ट 10 से 12% का GDP स्टेक होल्डर है। राइट। तो 10 से 12% एक ऐसा मार्केट जो आप फिजिकली देख सकते हो, फिजिकली फील कर सकते हो ऐसा मार्केट को, क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हमारे इंडियंस में कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स एंड रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि वहाँ का मार्केट कैसा चल रहा है, वहाँ पर क्या रेट्स हो गए, अच्छा उन्होंने कितने की प्रॉपर्टी बेची, अच्छा वहाँ पर कुछ मिल रहा है तो मुझे भी बताओ। तो ये सबसे ज़्यादा टॉपिक होता है। देन अगेन पॉलिटिक्स, वो तो खैर आप हर जगह ही पॉलिटिक्स है, एक सर्टेन एज के बाद लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। बट अगर हम एक रेंटिंग इकॉनमी के बारे में बात करें, NCR रीजन में अगर आप देखें, गुड़गांव, नोएडा देखें, तो हमारी रेंटल मार्केट बहुत एक्टिव है जी, क्योंकि जो भी लोग डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, सो रेंटल इकोनॉमी इज़ ऑल्सो बूमिंग।
So what are your views on that? सी रियल एस्टेट मार्केट, देखिए जो हम इन्वेस्टर की हमेशा बात करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो चार्म रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो रहता है रेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि पैसिव इनकम। सो हम देख रहे हैं नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, यहाँ के रेंटल्स हमने देखे अब बहुत ज़्यादा हाई आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हाई का मतलब आप मान के चलो, जो प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर आपको 1.5 से 2% को ROI दे रही है एनुअली, वो प्रॉपर्टी इन एरियाज में 4 से 5% का ROI दे रही है इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। सो विच इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर रियल एस्टेट मार्केट कि हमें रेंटल इतने हायर मिल रहे हैं। और वही अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो 7, 8, 9% तक का हमें कमर्शियल में ROI मिल रही है, तो जो कि बहुत अच्छा मार्केट है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करा, एप्रिसिएशन सेकंड थिंग, लेकिन आज मेरी इन्वेस्टमेंट में मेरे को कितना रेंटल, मेरे को कितना इनकम आ रहा है, तो वो रिटर्न्स अगर हम मार्केट में देख रहे हैं, वो रेंटल हम देख रहे हैं। और जैसे आपने बोला था कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन दिल्ली NCR में नहीं रुकने वाला, बहुत अच्छे खासे समय तक नहीं रुकने वाला। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि माइग्रेशन कम हो ना हो, तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं गुड़गांव के अंदर, वो देख चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, फिर उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने देखा, वो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा, पूरे गुड़गांव का सिनेरियो हमने चेंज होते हुए देख लिया, जस्ट बिकॉज कि लोग आ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, पहले जॉब करने आ रहे हैं, फिर वो रेंट पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रेंट पर प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्हें लगता है कि 5 साल हो गए, आई शुड बाय दिस प्रॉपर्टी, तो वो उसके बाद वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो ये साइकिल चलता जा रहा है। तो रेंटल और से हम रियल एस्टेट से रेंटल निकाल नहीं सकते, क्योंकि लोगों को हमने देखा 3-3, 4-4 प्रॉपर्टी ले रखी है, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टी से अच्छा रेंटल आ रहा है, तो वही इनकम एक्यूमुलेट करके नई जगह री इन्वेस्ट हो जाता है। सो एक बहुत बड़ा लोगों के लिए बेनिफिट है ये। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो एक व्यू पॉइंट हो गया एज एन इन्वेस्टर कि आप कैसे अपनी रेंटल प्रॉपर्टी बनाकर एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। बट अगर मैं इसमें यूज़र्स की बात करूँ, तो जैसे आपने बोला कि काफ़ी हमारी रैपिड माइग्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बहुत यूज़ किया जा रहा है। सो ऑनलाइन मीडियम जहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बट ये स्कैम्स वगैरह भी बढ़ते ही जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी डेट्रीमेंटल। राइट। सो जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो एनी काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव to the young audience or people who are wanting to rent in the NCR region या कहीं पे भी, कि वो इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं? देखिए, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए तो सबसे अच्छा मीडियम तो यही रहा करता था पहले, जब ऑनलाइन हम जाते थे, जिन पोर्टल्स का आपने नाम लिया, वो पोर्टल अच्छी प्रॉपर्टी सजेस्ट करते थे। लेकिन आज की डेट में हम क्या ये देख रहे हैं मार्केट में कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर को फूल बना रहे हैं। सो कई सारे ऐसे, सिर्फ आज की मार्केट में क्या रहेगा, ये सिर्फ पैकेजेस बेच रहे हैं कि आप हमारे से पैकेजेस ले लो, और आफ्टर सर्विस तो है ही नहीं। क्या अगर हम उसकी बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप इस चीज़ को एक क्लू वो मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्री में, कि एक रेंटल के लिए हमें कोई ऐसा सॉलिड कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि हम उस फ्रॉड से कैसे बचें। देखिए, बेहतर ये होगा कि आप सोसाइटी के अंदर जाएं, वहाँ के किसी लोकल डीलर को पकड़ के उस प्रॉपर्टी को आप लाइव देखें, तो बेहतर होता है। लेकिन उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, आपके पास टाइम नहीं है आज की डेट में। यू वांट टू सर्च एनीथिंग लाइक राइट क्लिक, कि मैं क्लिक करूँ और मैं जाऊँ, वीकेंड्स का टाइम होता है, राइट, तो उस पर आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग की होती है। और इनफैक्ट जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी सर्च करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो या फ्लैट बाय कर रहे हो, वो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी रेंट पे लेना इज़ अ बिग टास्क। आपको एक सर्टेन टाइम पर ही उस प्रॉपर्टी को देखने जाना है, क्योंकि कीज अवेलेबल नहीं है मकान देखने के लिए। आपने फ़ोटो में देख लिया, बट अगेन फ़ोटो में जो देखा वो एक्चुअल है या नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो एक्चुअल में देखना और चीज़ को समझना बड़ा टास्क है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल एजेंट्स हैं, जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो वर्किंग है, उनके पास कई सारी यूनिट्स अवेलेबल होती है रेंटल के लिए, तो वो एक बेहतर माध्यम हो सकते हैं। और ये चलन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि एडवांस में आप हमें पैसे दे दो, हम आपको तब प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो वो आई डोंट नो कि वाई दे आर आस्किंग इन एडवांस। वो तो प्रॉपर्टी अगर समझ आएगी तभी देना चाहिए। तो फिर जो बेसिकली जिन लोगों को रेंटल के लिए देखना है,
उनके लिए क्या एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको एक रियल एस्टेट एजेंट की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जी। राइट? तो रियल एस्टेट एजेंट का चुनाव कैसे करें? देखिए, रियल एस्टेट एजेंट का चुनाव तो सबसे पहले आज की डेट में तो रियल एस्टेट एजेंट्स भी रेरा सर्टिफाइड है। ओके। तो आप ऑनलाइन जाके भी सर्च कर सकते हैं क्या ये जो एजेंट है ये रेरा सर्टिफाइड है या नहीं है। उसके बाद आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी कोई भी अगर आपको लगता है उसने आपको मिसगाइड करा है, मिसकम्युनिकेशन कुछ ना कुछ रहा है, तो आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। इंडिया में IRDA जो है, यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि जो इंश्योरेंस Yeah. सेक्टर है उसके अंदर अगर किसी को एजेंट बनना होता है, सो ही हैज़ टू क्लियर एन एग्जाम राइट। टू बिकम एन एजेंट। सो ये अभी रियल एस्टेट के अंदर भी हम देखेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको एजेंट बनना है, सर्टिफाइड एजेंट बनना है, तो यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि अगर Exactly. इतनी जल्दी ये रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यू हैं बट अगर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आवर कंट्री एंड इकोनॉमी। राइट। सो ये तो बेसिकली हम इसलिए भी देख रहे थे क्योंकि रेरा में सिंपल रजिस्ट्रेशन कराने डजेंट मीन कि आप वो जो एजेंट है वो सर्टिफाइड हो गया। उसके बाद नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, हाउ टू वर्क, हाउ टू टेल योर कस्टमर्स कि क्या ठीक है क्या गलत है, ही डोंट नो, was just giving in registration amount and you became a certified agent। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हाँ अगर आप उसको कोई क्वालिफाई करवा रहे हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एस्टेट के बारे में समझ दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बाद वो एग्जाम क्लियर करके अगर वो एजेंट बन रहा है, तो दैट मीन्स हाँ नाउ यू कैन से ही इज अ रजिस्टर्ड एजेंट। तो ये अनऑर्गेनाइज जो मार्केट थी, अभी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट है इस करंट मार्केट में भी, जो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रही है, गवर्नमेंट उसको लेके चलना चाह रही है, तो वो अभी थोड़ा सा समय हमें लगेगा कि जो रिफॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। थैंक्स मनीष जी फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चेकलिस्ट से मेरे को याद आया कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेते हैं या किसी फ्लैट को रेंट हमने करना है, राइट, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। ये भी एक थोड़ा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है बट देन अगेन क्लैरिटी नहीं है। ऑनलाइन अगर आप खुद जाएं तो आपको ये फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, बट एक प्रॉपर पॉइंट्स जो है हमें क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमको रेंट करना है तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर हमने कोई बाय करना है या सेल करना है तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए बहुत सारे मतलब वैसे तो मीडियम अवेलेबल है लिस्ट चेक करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ मोटा मोटी बताता हूँ। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट्स कोई बाय करना है और वो अप्रूव्ड है, उसमें बहुत सिंपल सा होता है, आप सबको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उसकी एक चेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कोई ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं देगा। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक कॉपी मंगवाई और उसके बाद उसको सर्टिफाइड कॉपी भी आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से मंगवा ली, सो दैट उसके बाद आप वो पूरी चेन आप चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी का जो स्टार्ट कहाँ से होती है प्रॉपर्टी और एंड प्रॉपर्टी में जो एक्चुअल ओनर है वो कौन है। तो अगर First हम thing. स्टेप बाय स्टेप चलें, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल एक लें कि भाई मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, तो वैसे अगर आप एक्सप्लेन करके बताएं कि भाई दिस इज़ ऐसे ऐसे ये स्टेप्स वाइज चलते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी मान ली ज़ीरो इन कर ली है जी, और हमारी एक डील हो गई है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये पर्टिकुलर उसका अमाउंट है, देन हाउ डज वन प्रोग्रेस? हाँ बिल्कुल, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ, आप एज ए बायर हैं, तो सबसे पहले तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, चाहे वो प्राइसिंग को लेके हो कि हमारा क्या प्राइसेस अभी जो डिसाइड हुआ है, किस टाइम फ्रेम के अंदर हमें वो पेमेंट करनी है, सेल्फ फंडिंग करनी है, बैंक लोन के थ्रू करनी है। तीसरा कि वो उस प्रॉपर्टी के जो साइजेस हैं, वो सारी चीज़ें जो भी जो टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, जो भी आपको लगता है उस एग्रीमेंट के अंदर आपको डलवाना है विद द म्यूचुअल कंसेंट, तो आप उस एग्रीमेंट के अंदर डलवा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो आप बिल्कुल डेफिनेटली किसी भी एडवोकेट्स के थ्रू वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, क्योंकि हर फॉर्मेट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सेम नहीं हो सकती। कोई प्रॉपर्टी अपनी 2 महीने के अंदर सेल करने के लिए अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई 1 साल के अंदर बेचने के लिए अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो, एग्रीमेंट टू सेल का डॉक्यूमेंट्स, ये आप सेलर और बायर दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ही बनता है। पहली चीज़, उसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी प्राइसिंग को लेके, साइज को लेके, प्रॉपर्टी को लेके,
उससे पहले तो डेफिनेटली आप उस प्रॉपर्टी के बारे में चेक करते हो उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आज की डेट में जो भी प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं, जो भी अप्रूव प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर जो हम एक फियर है ना हमारा कि फ्रॉड होना, वो मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स बहुत इजीली अवेलेबल है। हम ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जाके, जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, वहाँ पर हम जाके उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यूपी के अंदर तो आप जिस भी सेलर की रजिस्ट्री है, उसकी रजिस्ट्री आप ऑनलाइन देख सकते हो, तो बहुत इजी एक्सेस है। तो गवर्नमेंट ने वो ट्रांसपेरेंसी वो क्रिएट कर रखी है कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, उसके बाद आपका एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट के बेसिस पर ही आप अपना लोन या अगर सेल्फ फंडिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो फर्दर कर सकते हो। और प्रॉपर्टी बाइंग के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, वो अगेन आपको रजिस्ट्री पेपर्स हैं, उनके ड्यूज़ हैं जो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, वाटर के बिल्स हो गए, कोई पेनल्टी तो नहीं लगी हुई बिल्डर से, तो वो सारी एनओसीज आप कहीं ना कहीं वो कलेक्ट करते हो। और वो एनओसीज आने के बाद, वो उस लैंड के पेपर्स आने के बाद, यानी कि अगर लीज डीड बनी है आपकी तो लीज डॉक्यूमेंट, या फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करने के बाद फर्दर आप डॉक्यूमेंट्स और अपनी फर्दर इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो आप अपनी रजिस्ट्री। और यही अगर हम रेंटल की बात करें तो रेंटल में भी सेम आपकी किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो प्रॉपर्टी आप रेंट पर ले रहे हो, प्रॉपर्टी को आप 11 महीने के लिए ले रहे हो, आप 3 साल के लिए ले रहे हो, वो सारा का सारा आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो म्यूचुअली कहीं ना कहीं आपके एग्रीड होने चाहिए, उसके बेसिस पर ही आप एग्रीमेंट बनाते हो। फिर चेकलिस्ट में भी अगेन आप वो चेक करते हो कि इस जो प्रॉपर्टी में जो पुराने टेनेंट्स थे उनके कोई ड्यूज तो नहीं है, चाहे वो आपका मेंटेनेंस चार्जेस रहा हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के पेंडिंग बिल्स रहे हों, आपका डीजी के पेंडिंग बिल्स रहे हो, वाटर के बिल रहे हो, गैसेस के रहे हो, उन सब की एनओसी टिल डेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बेसिस पर ही आप नए एग्रीमेंट जो भी एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि आपको 1 महीने का एडवांस रेंटल देना है, 3 महीने का एडवांस रेंटल देना है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस प्रॉपर्टी में एंटर करना चाह रहे हैं, कि हमारी क्या डिस्कशन उसमें हुई है। बेसिकली एक बायर को या फिर एक किसी ने जिसने भी प्रॉपर्टी रेंट करनी है या सेल करनी है, उसको अपने राइट्स के बारे में भी मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज अ बायर, एज अ सेलर और एज अ टेनेंट व्हाट आर माय राइट्स। और मैंने ये यूजुअली देखा है कि चाहे प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना भी हो, हम उसका एक छोटा सा भी अगर फ्रैक्शन खर्च ना हो ऑन लीगल एडवाइस, वो लोग नहीं करते हैं। डेफिनेटली ये आपने एक बहुत बड़ा एक पॉइंट बताया कि लोग बाग प्रॉपर्टी में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन राइट नॉलेज के लिए, राइट लीगल इंफॉर्मेशन के लिए वो दे डोंट वांट टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी ऑन दिस। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल रह जाता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कई बार लोगों को बाद में देखने को मिलता है। तो एक नॉमिनल सी फीस में कोई भी एडवोकेट या कोई भी लीगल कंसल्टेंट आप हायर करके अपना एक एग्रीमेंट बनवा सकते हो, अपने राइट्स को उसके बारे में मेंशन करवा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार देखा है कि जो मीडिएटर होता है, यानी कि जो एजेंट्स होते हैं, वो एक मतलब किसी भी पॉइंट पे डोमिनेट कर लेते हैं। यानी कि अगर सेलर के साइड से हैं तो सेलर को डोमिनेट करते हैं, वो बायर के साइड से, तो कहीं ना कहीं दूसरे अपोजिशन को, यानी दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं वो क्योंकि हमें लगता है एज अ टेनेंट या एज अ बायर कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पर ये हो सकता है आप अपना कोई लीगल एड लेके आप उनको बता सकते हैं कि सर ये मेरी मतलब माय डिमांड इज दिस, मेरे राइट्स क्या हो सकते हैं, एज ए टेनेंट भी क्या राइट्स हो सकते हैं। तो वो सारे राइट्स आप उसमें करवा सकते हो। क्यों वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लॉ एक बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारी रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप है, कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वहाँ का कोई लीगल एड हमें कोई चीज़ें सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए उस लीगल एड के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट टिप। और इसके आगे आई वांटेड टू टॉक अबाउट लोन स्ट्रक्चरिंग। हेल्प हो जाती है, लेकिन एक लोन को हाउ टू स्ट्रक्चर इट, उसके रिगार्डिंग कौन से ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट या ख़ास बातें हैं विच वन शुड कीप इन माइंड? देखिए, लोन आज की मार्केट में अगर हम बात करें, लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट के लिए। वो फैक्टर ऐसे क्योंकि लोन की जो ईएमआई है वो आपको मतलब अगले 15, 20, 25, 30 सालों तक देनी है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें चेक करना, आज ही उस चीज़ का लोन का एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी के लिए भी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोन जो कई बार फ्लोटिंग लोन जो होते हैं वो मार्केट रेपो रेट के अकॉर्डिंगली फ्लोट करते हैं। राइट। मार्केट थोड़ा सा मतलब रेपो रेट अगर बढ़ गया तो अगेन आपकी लोन की ईएमआई में 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। इनफैक्ट कई बार देखा वो टेन्योर बढ़ा देते हैं। तो ये बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन इसके लिए अभी कोई कंट्रोलिंग ऐसी है नहीं। सो आप
जो भी लोन जिस भी अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, क्योंकि फिक्स लोन हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि अगर बाई चांस रेपो रेट कम हुआ, मार्केट में अच्छी कोई लोन की रेपो रेट कम हो रही है तो हमें लोन EMI कम करनी पड़ेगी, लेकिन उसके एक एडवांटेज भी है और एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। बाकी लोन चेक करने के लिए आप कई सारे, अब तो हर बैंक ने एक फैसिलिटी दी है आपको, आपका इनफैक्ट लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी, आपका ROI भी, और वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन जाके, एक चेकलिस्ट है, मतलब हर बैंक की अपनी चेकलिस्ट है, जिस भी बैंक के अंदर आप जाना चाहते हो। कई बैंक्स ने अपना सिबिल के अकॉर्डिंगली आपका ROI भी तय कर दिया है, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 से ऊपर है, तो आपका ये ROI होना चाहिए, और उससे ज़्यादा अच्छा अगर आपका सिबिल स्कोर आ रहा है तो आपकी ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो और कम हो जाएगा। तो ये हर बैंक ने एक फैसिलिटी दे दी है आपको। तो ऑनलाइन जाके, क्योंकि बैंक्स है तो बैंक्स एक लीगल एंटिटी है, तो वहाँ पर किसी एजेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, या किसी लोन के किसी एजेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो हम ऑनलाइन जाके अपनी एक तो एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सेकंड, और इंस्टेंट उसका हमें रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो सिबिल के बेसिस पर ही अभी मोस्टली जो है लोन का हमें क्राइटेरिया पता लग जाता है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, और रीपेइंग कैपेसिटी के बेसिस पर भी आपकी जो EMI है और आपका जो टेन्योर है वो डिसाइड होता है कि आप 15 साल तक लेना चाहते हो, तो 15 साल तक सपोज आपकी EMI की जो पेइंग कैपेसिटी अगर वो है, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर 15 ईयर्स, अदरवाइज आपको 20 साल भी हो सकता है, वो 25 साल भी हो सकता है। तो उसमें कई सारे क्राइटेरियाज है, आपका एज का फैक्टर होता है, आप किस एज पे लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जो लोन की रीपेइंग जो टर्म है वो 15 से 20-25 साल तक होती है। सो एक एज भी एक लिमिटेशंस होती है, प्लस आपका इनकम भी होता है। आपकी लेट्स से इनकम में एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपीस आपका सैलरी है, तो बैंक का ये मानना है कि एटलीस्ट 30-35% जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो आप अपनी सैलरी से ही पे करेंगे, और आपकी कोई लाइबिलिटी अगर नहीं है, लाइबिलिटी लाइक कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, तो आप 30-35,000 या % आप अपना हाउस होल्ड्स में खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद रीपे जो बैलेंस पेमेंट है उसका आप EMI पे कर सकते हैं। सो 65,000 आपका रिमेनिंग पार्ट बचा, उसके बेसिस पर वो एक लोन की एलिजिबिलिटी काउंट करते हैं कि 65,000 रुपये आप महीने से दे सकते हो, और ये आप अपने 15 साल 20 साल तक दोगे, तो इसके बेसिस पर मैं आपको फाइनेंस कर सकता हूँ। तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है किसी को भी लोन लेने के लिए। हाँ, लेकिन आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं ROI के लिए, कि मेरे को इस बैंक से कम मिल रहा है, उस बैंक से मेरे को कम ROI मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा नेगोशिएबल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी अच्छी कमांड है, प्रेफरेबल होता है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आप लोन लीजिए, तो वो थोड़ा जल्दी भी होता है, और आपकी जो KYC डॉक्यूमेंटेशन तो सारी ऑलरेडी उनके पास रहती है, राइट। तो वहाँ पर आपको ROI भी आपको डेफिनेटली वो कम मिलती है। That's very useful information. तो जैसे आपने बताया था ना कि जो डॉक्यूमेंट चेक करना होता है, तो बैंकर भी कहीं ना कहीं वो जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के, वो कहीं ना कहीं वेरीफाई करते हैं। जितना एक कॉमन पीपल जो होता है वो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इतना अच्छे से चेक नहीं कर पाता जितना बैंक उस प्रॉपर्टी को लीगली चेक करवा लेता है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक तो सर्टिफाइड कराते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस से हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, किसी भी डिपार्टमेंट से, वो सारे के सारे, क्योंकि उनके पास राइट्स होते हैं, तो वो एक नॉमिनल सी फीस देके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, तो फॉर्जरी होने का, वो फ्रॉड होने का जो चांसेस है ऑन दैट प्रॉपर्टी इज़ वेरी लो। तो मतलब कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट ना भी हो, लेकिन ड्यू डिलिजेंस के पर्पस के लिए आप एक छोटा अमाउंट का भी लोन बिल्कुल ले लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, कि एटलीस्ट आपकी जो ड्यू डिलिजेंस है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। वो बहुत अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट मैंने कई बार ये अपने, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमसे प्रॉपर्टी लेते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ इस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 10 लाख का लोन चाहिए। मैं कहा वाई, आप 190 दे चुके हो 10 के लिए, कहते हैं आई जस्ट वांट टू नो द ड्यू डिलिजेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो डेफिनेटली उनके अंदर भी कुछ एक कॉन्फिडेंस आता है कि बाई चांस कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स लैक कर रहा है या कोई भी ऐसा मिसकमिटमेंट मेरे साथ हो रहा है, तो वो बैंक एटलीस्ट उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट फुलफिल कर लेगा। एंड थोड़ा इससे टैक्स बेनिफिट्स भी डेफिनेटली, अगर ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी 50 लाख के अंडर में है, तो आपको इनकम टैक्स के 80E में आपको डेफिनेटली रिबेट मिलता है, बट वो एक लिमिट है 50,000 तक ही आप एनुअली अवेल कर सकते हैं उसको, टैक्स बेनिफिट्स को। तो फर्स्ट होम बायर जो होता है उनके अंदर ये सबसे बड़ा चार्म होता है कि मेरे को अपनी टैक्स सेविंग जो है वो एक होम लोन के इंटरेस्ट से बचानी है, क्योंकि एनी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, राइट। तो हम इतना सेविंग करते हैं कुछ भी प्रॉपर्टी लेने के लिए, अगर हमारी सेविंग हो सकती है
या EMI को किसी तरीके से हम ऐसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि उसको विदाउट बहुत ज़्यादा टेंशन के हम एक एक्सटेंडेड पीरियड तक पे भी करते रहें, टैक्स का भी बेनिफिट मिले. तो दैट इज़ द ओवरऑल अ वेरी गुड प्लानिंग. ये बिल्कुल ठीक बात है. देखो EMI पे करना मेरे को जो लगता है इज़ लाइक यू आर सेविंग योर मनी. राइट. आपके हाथ में अगर वो सेविंग नहीं कर पा रहे तो यू आर स्पेंडिंग योर मनी इनटू सम ये तो अदर है. थिंग्स. सो हाँ, आपने EMI लगा लिया. सो अगेन मेरा मतलब हम एक टॉपिक से मिस कर गए थे. मेरा ये मानना है कि रियल इस्टेट में लोगों को, यानी कि जेन जी की अगर हम बात करते हैं, जो एज ग्रुप यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, 25-30 साल वालों की बात करते हैं, मुझे लगता है इनको इसी एज में एंटर करना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए. ये एज में अगर वो सोचेंगे तो शायद वो रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर पाएंगे अपनी. बिकॉज आजकल जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं से मैच करता है कि अगर आपको रिटायर जल्दी होना है तो तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की भी जर्नी है, वो भी थोड़ा सा आपको पहले स्टार्ट करनी पड़ जाती है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. जी. सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ बेसिकली कि अगर किसी इंडिविजुअल को रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी हो एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र और अ कंसल्टेंट या एज अ ब्रोकर, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए आज की डेट में जैसे हम एक बोल रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट होता जा रहा है. हमने रेरा का रिफॉर्म देखा, रेरा आया. तो इस तरीके से हमने देखा कई सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे जो कॉलेजेस हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी रियल एस्टेट के कोर्सेज शुरू कर दिए हैं. वो 3 महीने से लेके 3 साल तक के भी कोर्सेज हैं रियल एस्टेट के लिए. तो आप या तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप रियल एस्टेट के बेसिक से आप सीख सकते हैं. और वो सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ लाइक कंपनीज, डेवलपर साइड से भी और एक एजेंसी साइड से भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. फ्रेशर्स को अपनी कंपनी में लेना बहुत ज़्यादा डिमांड में आज की डेट में. तो वो वहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. और क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपके पास एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो वो आप किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, किसी कॉलेज से ले सकते हैं. तो बहुत सारे कॉलेजेस भी आज की डेट में आ चुके हैं जो आपको रियल एस्टेट का कोर्स कराते हैं. उसके बाद देन ऑन द जॉब आप सीख ही जाते हैं रियल एस्टेट के बारे में. So now, Manish ji, thank you so much for your valuable information and advice. And we want our audience who are interested to get in touch with you or who want to seek advice for any personal real estate related questions. We will provide your information in the Definitely. description of this podcast, and then they can get in touch with you. Thank you so much for inviting me into your show. Thank you so much.